हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी नो कि अब कोई इशू है या नहीं है. इज एवरीथिंग ओके और नॉट? प्लीज कमेंट करके बताइए. प्लीज कमेंट, इज एवरीथिंग ओके नाउ और नॉट? बताइए. रुक रहा है. रुक रहा है मतलब स्लो मोशन में है. बाकी लोग भी बताइए. बाकी लोग भी कमेंट करके बताइए कि अब वीडियो ओके है या नहीं. ऑल ओके. ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे और इतना हमने डिस्कस किया था कि जो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा था कि किस अरेंजमेंट के कोरस्पॉन्डिंग स्लेब प्लेट की मिनिमम थिकनेस लीस्ट थिकनेस रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, तो जो स्लेब प्लेट की थिकनेस है अगर इसको मैं टी से डिनोट करूं देन टी इज इक्वल टू क्या 3W अपॉन सिग्मा बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इन रूट स्क्वायर. ओके, यहाँ पर W जो है इट इज द प्रेशर इंटेंसिटी, सिग्मा बी इज परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस. ओके, ए जो है इट इज ग्रेटर प्रोजेक्शन एंड बी इज द स्मॉलर प्रोजेक्शन. ओके, तो हमें ये पता है कि जिस भी अरेंजमेंट के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 ये टर्म जो है मिनिमम होगी उस अरेंजमेंट के लिए जो प्लेट की थिकनेस है वो मिनिमम रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, जिस अरेंजमेंट के लिए ये पैरामीटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 ये मिनिमम होगा उस अरेंजमेंट के लिए जो प्लेट की थिकनेस है मिनिमम रिक्वायर्ड होगी. तो हम चारों जो अरेंजमेंट्स है इनके लिए ये पैरामीटर कैलकुलेट कर लेते हैं. जिसके लिए पैरामीटर मिनिमम आएगा वही आंसर हो जाएगा. ओके, तो ए ऑप्शन देखिए, जो यहाँ पर आई सेक्शन है क्वेश्चन में आई सेक्शन बोला था ISMB 200, तो 200 जो है इस सेक्शन की डेप्थ हो जाती है. मैं डायग्राम में शो करना चाह रहा हूं इसको. दिस इज द डेप्थ ऑफ आई सेक्शन, दिस इज द डेप्थ ऑफ आई सेक्शन, दिस इज 200 mm. ओके, और ये डिस्टेंस दिए 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर. अगर mm में अगर हम कंसीडर करना चाहे सो दिस डिस्टेंस विल बी 250 mm, दिस इज ऑल्सो 250 mm. अगर ये 250 mm पूरा और ये 200 है तो ये गैप प्लस ये गैप कितना बचा 50. ठीक है, और दोनों गैप्स को अगर हम इक्वल रखे तो ये वाला जो गैप है दिस इज 25 mm एंड दिस इज ऑल्सो 25 mm. इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, ये बात समझ में आती है.
ये पूरा 250 है, ये ISM भी 200 बोला तो ये डेप्थ 200 हो जाती, तो ये 25 हो जाता है, दोनों इक्वल प्रोजेक्शन रखेंगे। दिस इज द प्रोजेक्शन, ये भी प्रोजेक्शन है, पहले डिस्कस किया था। इज दैट क्लियर? बताइए। यस और नो? ये सबको समझ में आता है? कमेंट करके बताइए यस और नो। ओके, अब ये वाला प्रोजेक्शन देखिए, देखिए ये फ्लेंज है और फ्लेंज की विड्थ जो है क्वेश्चन में गिवन है 100 mm, ये 100 mm है, दिस इज 100 mm, और ये पूरी विड्थ कितनी है 250 mm या 25 सेंटीमीटर गिवन है, 250 है, तो सिमेट्री से हम बोलेंगे ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस जो है दिस इज कितना पूरा 250 और ये 100 है, तो ये प्लस ये कितना हो गया 150, तो ये 75 ये हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो 75। ओके, ऐड करके देख लीजिए 250 आ जाएगा। ठीक है, ये 75 क्या है, ये प्रोजेक्शन से, ये 25 क्या है, ये प्रोजेक्शन से। दोनों में से जो ज्यादा वैल्यू होती है उसको हम ग्रेटर प्रोजेक्शन बोलते हैं, जिसको ए से नोट किया था, और जो स्मॉलर वैल्यू है उसको हम स्मॉलर प्रोजेक्शन बोलते हैं, जिसको हमने बी से नोट किया था। अभी भी स्किप हो रहा है क्या? बताइए, अभी भी स्किप हो रहा है क्या? बाकी लोग भी बताइए। राजकुमारी, आपके स्किप हो रहा है, बाकी लोग भी बताइए। सही है। ओके, तो जो ज्यादा वाली वैल्यू होती है उसको हम ग्रेटर प्रोजेक्शन ए बोलते हैं, जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसको हम बी से नोट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन देखिए 75, इधर 25, तो ज्यादा वाला प्रोजेक्शन कौन सा होगा 75, इसको हम ए बोल देंगे, और ये 25 क्या है, ये स्मॉलर प्रोजेक्शन है, इसको हम बी बोल देंगे। बात समझ में आती है? ठीक है, तो इस केस में जो ए ऑप्शन है, दिस इज ए ऑप्शन सपोज, तो ए ऑप्शन के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू निकाल लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू इसके लिए निकाल लीजिए। इट इज इक्वल टू क्या, ए कितना 75 का स्क्वायर माइनस बी कितना 25 का स्क्वायर बाय 4, इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू बता दीजिए। इसकी वैल्यू बताइए कितना आ रहा है। बताइए। जल्दी से बताइए, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये पूरा कंप्लीट हो नहीं पाएगा आज फिर। फाइव फोर सिक्स एट, 5468, ठीक है। ऐसे सारे ऑप्शंस के लिए निकाल लीजिए। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में ये पूरी डिस्टेंस दी है 31.5 सेंटीमीटर, मतलब 315 mm हो गया, और ये डेप्थ है कितनी, ISM भी 200 दिया था, तो ये 200 हो जाता है, दिस इज 200 mm, ठीक है।
तो दिस प्लस दिस कितना बचा 315 माइनस 200 कितना 115 बच गया। 115 में से ये और ये डिवाइड बराबर है, तो 115 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बताइए। ये 57.5 और ये भी 57.5। ओके, तो ये पूरा कितना हो जाता है 315 हो जाता है। ऐसे ही जो विड्थ ऑफ फ्लेंज है वो क्वेश्चन में गिवन थी कितनी 100, दिस इज 100 और ये पूरी जो विड्थ दी है 20 सेंटीमीटर मतलब 200 mm, ये 100 ये पूरा 200 है तो ये 50 हो गया। एंड दिस इज ऑल्सो 50, दिस इज ऑल्सो 50। ओके, तो एक प्रोजेक्शन तो ये 57.5 और दूसरा प्रोजेक्शन ये 50। ठीक है, जो ग्रेटर प्रोजेक्शन है उसको हम ए बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 57.5 इसको ए बोल दिया, दिस इज ग्रेटर प्रोजेक्शन एंड बी इज 50 mm स्मॉलर प्रोजेक्शन हो गया। तो सेकंड ऑप्शन जो गिवन है इसके लिए हम वैल्यू निकाल लेंगे सेम वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 की। ठीक है, ए कितना है इस केस में 57.5 का स्क्वायर माइनस बी कितना उस केस में 50 का स्क्वायर बाई 4, बताइए कितना आ रहा है। वैल्यू बताइए इसकी। इतना टाइम थोड़ी लगता है, जल्दी कीजिए भाई, नहीं आज कंप्लीट हो नहीं पाएगा, फिर कल भी डिस्कस करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू बताइए। डबल थ्री डबल जीरो, डबल थ्री डबल जीरो। ओके, फिर तीसरा ऑप्शन देखिए, यहां पर ये पूरी डेप्थ दी है कितनी 62.5। ठीक है, ये आई सेक्शन यहां से यहां तक है, ये आई सेक्शन की डेप्थ हो जाती है, दिस इज 200 mm। क्वेश्चन में बोला ISMB 200, तो वहां से 200 mm डेप्थ हो जाती है। मिस्टेक, ठीक है चलो देख लेना। ओके, और ये पूरा कितना 625 mm में देख दो 625 mm है, तो ये 200 है, तो ये प्लस ये कितना बचा 425 बच गया। तो ये वाला प्रोजेक्शन कितना 212.5। ओके, और ये भी कितना बचा 212.5, पूरा जोड़ के देख लीजिए 625 आ जाएगा। ओके, फिर इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन देखिए, ये कितना, ये विड्थ ऑफ फ्लेंज है कितना गिवन थी 100 mm और ये विड्थ भी कितनी 100 mm, तो इस डायरेक्शन में कोई प्रोजेक्शन है नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली फ्लेंज यहां तक पहुंच रही है, ये 100 mm विड्थ थी फ्लेंज की और ये इसकी विड्थ भी 100 mm, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है वो जीरो हो गया। ओके, तो इस केस में सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन के लिए सेम वैल्यू निकाल रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 वेयर ए इज ग्रेटर प्रोजेक्शन दैट इज 212.5 का स्क्वायर माइनस बी तो जीरो है। इसकी वैल्यू देखिए जल्दी से। इसकी वैल्यू बताइए।
212.5 का स्क्वायर 45156 45156 ऑलमोस्ट इतना। ओके और डी ऑप्शन भी देख लीजिए, डी ऑप्शन जो है यहाँ पर ये विड्थ दिए 200 mm और ये फ्लेंज की डेप्थ भी हो जाती है ये वाली, ठीक है, ये भी 200 mm, तो इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन 0, ठीक है, इसको b = 0 बोल देते हैं। इस डायरेक्शन में देखिए ये यहाँ ये फ्लेंज है, ठीक है, ये फ्लेंज है, दिस इज 100 mm गिवन इन द क्वेश्चन। ओके ये पूरी जो डेप्थ है या विड्थ है कितना 315 mm, 315 mm गिवन है, ये 100 है, तो ये प्लस ये कितना बच गया 215 बच गया, ठीक है। सो ये प्रोजेक्शन कितना आधा कर दीजिए, कितना 107.5, ये भी 107.5, जोड़ के देख लीजिए 315 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ए बोल देते, इस डायरेक्शन में कोई प्रोजेक्शन नहीं, b = 0, तो डी ऑप्शन जो है इसके लिए देखिए सेम वैल्यू निकालिए, e² - b² / 4, ठीक है, 107.5 का स्क्वायर माइनस b 0 है, कितना आ रही है देखिए, वन 1,155,6 ऑलमोस्ट इतना, ठीक है। तो अब इनमें से देख लीजिए मिनिमम वैल्यू कौन सी है, जी जिस केस में मिनिमम वैल्यू मिलेगी a² - b² / 4 की, उस केस में प्लेट की थिकनेस भी मिनिमम रिक्वायर होगी। चारों में से मिनिमम कौन सा, बी वाला ऑप्शन, ओके, चारों में से मिनिमम कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन, सबसे कम एरिया इसी में चाहिए, सबसे कम वैल्यू इसी में आ रही है, तो थिकनेस इसके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में छोड़ने के होते हैं, केवल यूपीएससी और गेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछते, जेई में कभी नहीं पूछा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमें क्रॉस चेक करना पड़ रहा है। मिनिमम थिकनेस पूछी थी ना, जिसके लिए a²- आपको ये देखना है चारों में से मिनिमम कौन सा आ रहा है, ये कितना आ रहा था, वापस चेक कीजिए इसको कितना आ रही है, 2681, 2681, फिर भी चारों में से मिनिमम यही है, ठीक है। कैलकुलेशन आप देख लेना, चारों में से जो मिनिमम आएगा उस अरेंजमेंट के लिए जो थिकनेस ऑफ प्लेट है वो मिनिमम रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। मिनिमम तो ये आ रहा है ना, ये जरूरी है चेक करना, ये मिनिमम आ रहा है या नहीं आ रहा, 2681 जो भी है आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, मिनिमम चारों में से ये आएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन बी, ठीक है, नोट कीजिए इसे।
ओके, नोट किया आप लोगों ने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें। बाकी लोग भी बताइए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। Battens provided for a compression member shall be designed by carry a transverse shear equal to, बताया था 2.5% of axial force in member। ओके, पता है आप लोगों को। देन क्वेश्चन नंबर 22, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस रिलेट टू डिजाइनिंग ऑफ लेसिड कॉलम। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन से 3 स्टेटमेंट्स कुछ गिवन है, इनमें से करेक्ट देखना है हमें। पहला है single lacing systems on opposite planes shall preferably be in the same direction so that one is the shadow of the other। ठीक है, देखिए इसको समझना क्या बोलना चाह रही है। सपोज ये कोई कॉलम है ऐसा कुछ, ठीक है, चैनल सेक्शन मान लेता हूं इसको, ये सपोज चैनल सेक्शन बना देता हूं। सपोज दिस इज ए चैनल सेक्शन। ठीक है, एक चैनल को हमने ऐसे प्लेस किया और दूसरा चैनल इसके सामने प्लेस करके हमने जोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से, और लेसिंग से हमने इनको कनेक्ट कर दिया। ओके, लेसिंग से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो यहां पर हमने लेसिंग्स प्रोवाइड की ऐसा, और कुछ कनेक्शन बना दिया। ठीक है, ये तो फ्रंट वाली फेस होगी जो आपको विजिबल है। ओके, और पीछे वाली जो फेस है, ये वाली फेस जो है, ये वाली जो पीछे वाली फेस होगी, वहां पर भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, वहां पर भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जो कोडल प्रोविजन है वो ये है कि जो फ्रंट वाली फेस है, ये फ्रंट वाली फेस पे शो किया है, और बैक वाली फेस कुछ होगी। ठीक है, दोनों पर जो लेसिंग्स हमने प्रोवाइड किया वो एक दूसरे की मिरर इमेज होना चाहिए, शेडो होना चाहिए, छाया होनी चाहिए। ठीक है, ये फ्रंट वाली फेस पे इस तरह से हमने प्रोवाइड किया लेसिंग को, तो बैक वाली फेस पे जस्ट इसका मिरर इमेज होगा। ओके, बैक वाली फेस पे इसका मिरर इमेज होगा। तो जो पहला स्टेटमेंट गिवन था वो करेक्ट है। ठीक है, सिंगल लेसिंग सिस्टम्स ऑन अपोजिट प्लेन्स, ठीक है, अपोजिट फेसेज बोल सकते हैं, शेल प्रिफरेबली बी इन द सेम डायरेक्शन सो दैट वन इज द शेडो ऑफ द अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे की शेडो होनी चाहिए, मतलब मिरर इमेज होनी चाहिए। ये कोडल प्रोविजन है, तो ये करेक्ट है। सेकंड, लेसिंग बार शुड ओनली बी अ फ्लैट, ये फ्लैट लिखा हुआ है, शुड ओनली बी अ फ्लैट। ठीक है, लेसिंग बार केवल फ्लैट होनी चाहिए। बताइए करेक्ट है इनकरेक्ट है? करेक्ट और इनकरेक्ट? ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि हाँ, जो फ्लैट है या एंगल सेक्शन से इनको हम एज ए लेसिंग यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि केवल फ्लैट को यूज करें, जनरली एंगल सेक्शन को हम एज ए लेसिंग यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्लियर? एंगल सेक्शंस को भी हम बहुत कॉमनली एज ए लेसिंग या बैटन यूज करते हैं। तीसरा देखिए, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द लेसिंग बार फॉर कंप्रेशन शेल नॉट एक्सीड 180 नहीं 145 होता है, डिस्कस किया था हमने। ठीक है, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर लेसिंग इज 145। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्लियर? ओके, इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, लेसिड कंप्रेशन मेंबर्स आर टू बी प्रोवाइडेड विद टाई प्लेट्स एट एंड्स। ठीक है, एंड्स पर मतलब टॉप और बॉटम पर हम टाई प्लेट प्रोवाइड करेंगे। तो ये डिस्कस किया था हमने कि जो हम जब लेसिंग हम प्रोवाइड करते हैं कंप्रेशन मेंबर में तब टॉप और बॉटम पर बैटन हम प्रोवाइड करते हैं, उसी को टाई प्लेट्स बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन डी। क्लियर सबको? ठीक है, डाउट हो तो पूछना। Then question number 23, the effective length of column AB। ये कोई फ्रेम दिया है, यहाँ पर ये जो पार्ट है AB, ठीक है, ये कॉलम है, तब इसकी इफेक्टिव लेंथ पूछी है। तो याद रखना, ट्रस जो होते हैं फॉर ट्रस, ठीक है, और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स, कंप्रेशन मेंबर की बात कर रहा हूं, इनके लिए इफेक्टिव लेंथ जो होती है 0.7 L से L तक होती है। ये कोड में गिवन है
0.7L से L तक, ठीक है। जो फ्रेम से या ट्रसेज है इनमें जो कंप्रेशन मेंबर है इनकी इफेक्टिव लेंथ 0.7L से L। यस, ठीक है। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर हो गया ना, जब दो बीम्स को आपस में ज्वाइन करके हम मेंबर बनाते हैं, कॉलम को आपस में ज्वाइन करते हैं, कॉलम और बीम को, तब वो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। ट्रस नहीं है, ट्रस तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे इंक्लाइंड मेंबर्स हम प्रोवाइड करते हैं इस तरह का, ठीक है। ट्रस में तो ऐसे इंक्लाइंड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये वैल्यू है 0.7L से L, ये नोट कर लीजिए। फॉर ट्रस और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स कंप्रेशन मेंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ इज 0.7L से L, कोडल प्रोविजन, इसे नोट कीजिए। ओके, तो इस केस में क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम सी आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में 0.7L से L तक होता है, ठीक है, बट इसने बोला ग्रेटर देन 0.7L एंड लेस देन L, ठीक है। लेकिन और कोई ऑप्शन सेट नहीं हो रहा, 0.7L से L होता है। नहीं, जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर से और ट्रसेज है वहां पर रिकमेंडेशन है 0.7L से L लेना है, उसको अलग से मुझे कॉलम नहीं सोचेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द मोस्ट क्रिटिकल कंसिडरेशन इन द डिजाइन ऑफ रोल्ड स्टील कॉलम्स कैरिंग एक्सियल लोड्स इज दी, ठीक है। कॉलम की डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे क्रिटिकल कंसिडरेशन क्या होता है, ये ऑप्शन है परसेंट इलोंगेशन एट यील्ड एंड द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। परसेंटेज इलोंगेशन तो हमने कंसिडर किया ही नहीं, कॉलम की डिजाइन में हम परसेंटेज इलोंगेशन को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। हाँ, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी नहीं करते, कॉलम में तो हम ग्रॉस एरिया कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन गलत हो जाता है। बी देखिए, क्रिटिकल बेंडिंग स्ट्रेंथ एंड एक्सियल यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, दोनों को हमने कंसिडर नहीं किया। स्ट्रेंथ ऑफ हमने कॉलम देखी है, स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर हमने देखी है, तो हम दोनों ही कंसिडर नहीं करते। स्ट्रेंथ क्या होती है, परमिसिबल स्ट्रेस इनटू ग्रॉस एरिया, और परमिसिबल स्ट्रेस जो होती है अगर आपने डिजाइन पढ़ी हो तो वो हम जो स्लेंडरनेस रेशियो वहां से हम रिलेट कर लेते हैं। सी देखिए, बकलिंग स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन द नेट एरिया ऑफ द सेक्शन एंड परसेंटेज इलोंगेशन एट अल्टीमेट लोड, ठीक है। तो अल्टीमेट लोड पर तो परसेंटेज इलोंगेशन हम कंसिडर नहीं करते हैं। डी ऑप्शन देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो हम कंसिडर करते हैं, एंड ग्रोस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ग्रोस एरिया भी कंसिडर करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर सबको, यस और नो? कोई डाउट हो तो पूछ। Then question number 25, the effective length of a structural steel compression member of length L effectively held in position and restrained against rotation at one end but neither held in position nor restrained against rotation at the other end। एक एंड फिक्स से दूसरा फ्री है, एक एंड फिक्स से दूसरा फ्री है। कैंटिलीवर हो गया, इफेक्टिव लेंथ कितना 12, नेट एरिया कंप्रेशन टेंशन में, ग्रोस एरिया कंप्रेशन में, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, रोलर नहीं है क्या? नहीं, दूसरा फ्री बोल दिया ना, दूसरे में बोला है नेदर हेल्ड इन पोजीशन नोर रिस्ट्रेंड, ना तो रोटेशन उसमें रिस्ट्रेंड है, नहीं मूवमेंट उसमें रिस्ट्रेंड है, तो फ्री एंड हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए ग्रिलेज बेस इज चेक्ड फॉर, ग्रिलेज बेस की अगर आपने डिजाइन पढ़ी हो तो आप कर सकते हो, पहला बेंडिंग, दूसरा शियर, तीसरा कंप्रेशन, चौथा वेब क्रिपलिंग। तो बेंडिंग, शियर और वेब क्रिपलिंग को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। नहीं पता हो तो डायरेक्ट याद रखना 1, 2 एंड 4 विच इज ऑप्शन डी, ठीक है। ग्रिलेज बेस की डिजाइन में हम बेंडिंग को, शियर को और वेब क्रिपलिंग को, तीनों को कंसीडर करते हैं। 1, 2 एंड 4 ऑप्शन डी। ओके, तो कंप्रेशन मेंबर के क्वेश्चंस कंप्लीट है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज बीम। पहला क्वेश्चन देखिए, एज पर आईएस स्टैंडर्ड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ बीम शुड नॉट एक्सीड, कितना होता है? L/300 होता है एज पर न्यू कोड और
L/300 का ऑप्शन नहीं, तो पुराने कोड के अकॉर्डिंग L/325. ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, द अलाउबल shear stress in the wave while steel beams decreases with. ठीक है, ये क्वेश्चन कल भी हमने डिस्कस किया था, बताइए इसका आंसर. सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है. परमिसिबल शियर स्ट्रेस डिक्रीज होगी कब? जब H/T रेशियो बढ़ेगा. बताया था H/T रेशियो बढ़ेगा, ठीक है, तो उस केस में बकलिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, इसको मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया था कि H/T रेशियो जो है ये कब बढ़ेगा? जब या तो H बढ़ रहा है तब ये रेशियो बढ़ जाएगा. तो प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर बीम की डेप्थ बढ़ा दी तो वहां पे जो वेब है उसको हम एज ए कॉलम डिजाइन करते हैं, तो वेब की लेंथ बढ़ाने से बकलिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी. तो हम ज्यादा लोड अब अलाउ नहीं करेंगे, लोड कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि बकलिंग हो जाएगी नहीं तो परमिसिबल स्ट्रेस रिड्यूस हो गई. ठीक है, ऐसे डिस्कस किया था. H/T रेशियो जो है इसको बढ़ाने पर परमिसिबल स्ट्रेस कम हो जाएगी. जस्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किया, ये पूरा एक्सप्लेन किया था इसको. ठीक है, तो विथ इंक्रीज इन H/T रेशियो, बी करेक्ट. क्लियर? भूल जाते हो आप लोग. ठीक है, एक क्वेश्चन गायब है इसमें से. अच्छा, ऊपर नीचे हो गया, 4 ऊपर है 3 नीचे, कोई बात नहीं. देन क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑन द फ्लैंज टू द वेब प्लेट ऑफ अ स्टील बीम इज. एंगल ऑफ डिस्पर्सन आपने सोल में पढ़ा होगा कि लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, 60 डिग्री एंगल पर डिस्ट्रीब्यूट होता है. ठीक है, लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, 60 डिग्री एंगल पर. ठीक है, तो ये सीधा याद रखना, सोल में पढ़ते हो, फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. फॉर एन आई बीम द शेप फैक्टर इज 1.12. शेप फैक्टर दिया है 1.12. ठीक है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन बेंडिंग इज, फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है इन बेंडिंग इज 1.5. ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है 1.5. इफ द अलाउबल स्ट्रेस इज इंक्रीज बाय 20%. अब परमिसिबल स्ट्रेस को, अलाउबल स्ट्रेस को 20% से इंक्रीज कर दिया, 20% बढ़ा दिया फॉर विंड एंड अर्थक्वेक लोड. ठीक है, देन द लोड फैक्टर इज, तब लोड फैक्टर कितना होगा? ठीक है, तब लोड फैक्टर कितना होगा ये पूछना चाह रहा है. तो देखिए, एक रिलेशन हमने पढ़ा है कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है दैट इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस. परमिसिबल स्ट्रेस को सिग्मा एस बोल देता हूं मैं. ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं. तो जब परमिसिबल स्ट्रेस को बढ़ा दिया या चेंज कर दिया तब उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी था कितना, सॉरी शेप फैक्टर था. ठीक है, शेप फैक्टर भी गिवन है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना था, 1.5 था. फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी गिवन है 1.5. ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 गिवन है. अब परमिसिबल स्ट्रेस को चेंज कर दिया, 20% बढ़ा दिया, तो इस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी चेंज हो जाएगा. क्योंकि ये रिलेशन देख लीजिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस पर डिपेंड करता है. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले निकाल लीजिए. तो इस केस में देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहला जो गिवन था उसको FOS 1 बोल देता हूं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1. ठीक है, इस यहां से देखिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिसिबल स्ट्रेस. ओके, तो यहां से बाद में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है FOS 2 बोल देता हूं अपॉन FOS 1 दैट इज इक्वल टू सिग्मा S1 अपॉन सिग्मा S2. ऐसा मैं बोल सकता हूं, इस डिपेंडेंसी से ऐसा बोल सकता हूं. ओके, तो यहां से बाद में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है FOS 2 दैट इज इक्वल टू क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा S1. पहले जो परमिसिबल स्ट्रेस थी अपन, बाद में जो परमिसिबल स्ट्रेस है सिग्मा S2. ओके, और पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना था, 1.5 था, इनटू सिग्मा S1. पहले जो परमिसिबल स्ट्रेस नहीं पता मैं, बाद में जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो पहले के कंपैरिजन में 20% बढ़ा दिया. ठीक है, तो पहले की परमिसिबल स्ट्रेस का 1.2 टाइम्स हो गया ये. सिग्मा S2 कितना हो गया, 1.2 टाइम्स सिग्मा S1. ठीक है, बाद में परमिसिबल स्ट्रेस का बोला कि 20% बढ़ा दिया. तो मान लिया कि पहले परमिसिबल स्ट्रेस थी सिग्मा S1, तो बाद में परमिसिबल स्ट्रेस कितनी हो गई, 1.2 टाइम्स इसका. ये बात समझ में आती है आपको? इसको 20% बढ़ा दो सिग्मा S1 को, तो 20% बढ़ा दिया तो वो हो गया 1.2 सिग्मा S1. ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए, ये कैंसिल आउट, ये वैल्यू बता दीजिए 1.5 अपॉन 1.2. यहां से आ गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 कितना आ रही है,
1.5 अपॉन 1.2 कितना, बताइए। 1.5 अपॉन 1.2, 1.25। तो यहां से फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया 1.25। हमें क्वेश्चन में लोड फैक्टर पूछा था, तो बेसिक सा रिलेशन हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो लोड फैक्टर है एल एफ से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय शेप फैक्टर। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, 1.25 हो गया, इंटू शेप फैक्टर इज गिवन एज 1.12। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, वही आंसर है। कितना आ रहा है, वैल्यू बताइए। 1.25 इंटू 1.12, 1.4। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, आंसर डी हो गया। ओके, जल्दी से नोट कीजिए और कोई डाउट हो तो पूछिए। ओके, सबने नोट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें हम। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। द अलाउबल shear stress in stiffened webs of mild steel beams decreases with। ठीक है, shear stress के डिपेंडेंसी पूछ रहा है। ये ऑप्शन है डिक्रीज इन द स्पेसिंग ऑफ द स्टिफनर्स, बी है इंक्रीज इन द स्पेसिंग ऑफ द स्टिफनर्स। ऑब्वियस सी बात है, स्टिफनर्स के बीच में स्पेसिंग बढ़ा दीजिए तो परमिसिबल स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि लोड कम ट्रांसफर होगा, तो ज्यादा स्ट्रेस हम अलाउ नहीं कर सकते, नहीं तो बकलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये पूछता है कि परमिसिबल स्ट्रेस जो है वो कब डिक्रीज होगी, जब हम स्टिफनर्स के बीच का गैप बढ़ा देंगे, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी अब कम हो जाएगी मेंबर की, तब उस केस में कम स्ट्रेस अलाउ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा विद इंक्रीज इन द स्पेसिंग ऑफ द स्टिफनर्स। क्लियर, ओके। तो ये बीम वाला टॉपिक कंप्लीट है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेट गर्डर।
पहला क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ अ प्लेट गर्डर कोरेस्पॉन्ड्स टू मिनिमम वेट, बताया था पहले डिस्कस कर चुके। वेट मिनिमम होगा तो वो मोस्ट इकोनॉमिकल हो जाएगा। ओके, सेकंड है इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ अ प्लेट गर्डर इज गिवन बाय, ये डब्ल्यूएसएम का फॉर्मूला पूछना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेसेस गिवन है सिग्मा की टर्म में। ठीक है, अगर सिग्मा की परमिसिबल स्ट्रेस की टर्म कहीं पर भी है तो वो डब्ल्यूएसएम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहले ये कोड में ये रिलेशन होता था इतना, इकोनॉमिकल डेप्थ यहां से हम कैलकुलेट करते थे, डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग है। एलएसएम में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, एलएसएम में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं तो मैं लिखवा देता, डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग ये है, लेकिन पहले ये बहुत पूछा जाता था। ठीक है, ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर इन अ प्लेट गर्डर इज प्रोवाइडेड टू सेफगार्ड अगेंस्ट, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर को क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये पूरी थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी, सब कुछ आपको लिखवाया था। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर जो हम प्रोवाइड करते हैं कंप्रेशन बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, shear buckling of wave in a plate girder is prevented by using, बताइए बताइए। शेयर बकलिंग क्या होती है, वेब क्रिपलिंग को बोलते हैं। ठीक है, शेयर बकलिंग किसे बोलते हैं, वेब क्रिपलिंग को, नहीं पता हो तो लिख लेना, ये वेब क्रिपलिंग, जो अपर पार्ट ऑफ जो वेब है उसी वो जब बकल करता था उसको वेब क्रिपलिंग हमने बोला था, या लोकल बकलिंग बोला था। ठीक है, उसको जनरल लैंग्वेज में शेयर बकलिंग बोल दिया, क्योंकि ये जो क्रिपलिंग होती है दैट इज ड्यू टू शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो रहा था वहां पे, इसलिए बकलिंग हो रही थी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट लोड वाली लोकेशन पे वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनर प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, इज दैट क्लियर। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के कारण वेब क्रिपलिंग होती थी, वो स्ट्रेस कौन सी, शेयर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, तो ये शेयर बकलिंग भी बोल दिया इसने, इन जनरल ऐसा बोल सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, बताइए मिनिमम थिकनेस ऑफ वेव इन अ प्लेट गर्डर व्हेन द प्लेट इज एक्सेसिबल एंड आल्सो एक्सपोज्ड, तब इस केस में मिनिमम थिकनेस 6 mm होती थी, अनएक्सपोज्ड कंडीशन में भी 6 mm होती थी, एंड एक्सपोज्ड है बट नॉट एक्सेसिबल देन 8 mm होती थी, लिखवाया था आपको। देन क्वेश्चन नंबर 6, द वेव क्रिपलिंग ड्यू टू एक्सेसिव बियरिंग स्ट्रेस कैन बी अवॉइडेड बाय, ठीक है, बहुत अधिक बियरिंग स्ट्रेस के कारण जो वेव क्रिपलिंग होती है उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ए ऑप्शन है इंक्रीजिंग द वेव थिकनेस, ठीक है, वेव थिकनेस बढ़ाने से भी वेव क्रिपलिंग अवॉइड हो जाएगी, लेकिन दैट विल बी मोस्ट अनइकोनॉमिकल, बहुत अनइकोनॉमिकल होगा, कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। करेक्ट तो ये भी है, बी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग सुटेबल स्टिफनर्स, ठीक है, हम कुछ जो भी सुटेबल जो स्टिफनर्स है, इंटरमीडिएट स्टिफनर्स है, वो प्रोवाइड करके भी इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सी ऑप्शन है इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द बियरिंग प्लेट, बियरिंग प्लेट का काम क्या होता है, बियरिंग के थ्रू लोड को ट्रांसफर, ज्यादा एरिया में ट्रांसफर करना। ठीक है, तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए बियरिंग स्ट्रेस के कारण वेव क्रिपलिंग होती है कि लोड पूरा ट्रांसफर नहीं हो पाता, एक जगह ज्यादा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा सी को, क्योंकि बियरिंग प्लेट की लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, ज्यादा एरिया में लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो स्टिफनेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। ओके, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन मानेंगे इसको, ऑप्शन तीनों करेक्ट है। बियरिंग प्लेट की लेंथ बढ़ाने से एरिया, ज्यादा एरिया में लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्ट्रेस कम हो जाएगी, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, वेव क्रिपलिंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। Then as per IS 800 for compression flange the outstand of flange plates should not exceed, कंप्रेशन के केस में 16 T से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेंशन के केस में 12 T से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, डिस्कस किया था, नोट भी करवाया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स इन अ प्लेट गर्डर नीड टू बी प्रोवाइडेड इफ द डेप्थ ऑफ वेव एक्सीड्स, कल ही बताया था ये 85 T, इससे ज्यादा हो जाए डेप्थ तब हम इंटरमीडिएट स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टिफनर बोल रहा है 200 T से ज्यादा होने पे तो हॉरिजॉन्टल भी प्रोवाइड करते थे। ठीक है, 200 T से ज्यादा होने पे हॉरिजॉन्टल भी प्रोवाइड करते थे, कल क्राइटेरिया लिखवाया था लास्ट क्लास में, देखिए सब लिखवा रखा है मैंने। ठीक है, देख लेना उसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बियरिंग स्टिफनर इन अ प्लेट गर्डर इज यूज्ड टू, बियरिंग स्टिफनर का पर्पस क्या होता है बताइए।
ए ऑप्शन है ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द टॉप फ्लेंज टू द बॉटम फ्लेंज, ठीक है ये भी करेक्ट है, ठीक है। बी देखिए प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेव, ये भी करेक्ट है। सी देखिए डिक्रीज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ वेव, ये गलत है। डी है प्रिवेंट एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, तो बेटर ऑप्शन कौन सा? बी। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था, लोड तो ट्रांसफर कर ही रहा है, ठीक है, अल्टीमेट पर्पस क्या था हमारा? बकलिंग को प्रिवेंट करना। ओके, बी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वेव स्प्लाइस ऑफ अ प्लेट गर्डर आर, बताइए बताइए, पहले डिस्कस किया हुआ है 10th। कौन कौन से फोर्सेज वेव स्प्लाइस पर एक्ट करते हैं? एक्ट तो सारे ही करते हैं, शियर और बेंडिंग फोर्सेज एक्ट करते हैं, ठीक है। शियर फोर्स और बेंडिंग फोर्स दोनों एक्ट करेगा, बेंडिंग फोर्स का इफेक्ट क्या आएगा? शियर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक्ट तो दोनों ही करेगा, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। फाइन, देन गैंट्री गर्डर्स आर डिजाइन टू रेजिस्ट, बताइए। सेल्फ वेट के लिए, लेटरल लोड्स के लिए और लॉन्गिट्यूडनल लोड्स के लिए, तीन टाइप के लोड्स हमने बोले थे, तो देख लीजिए, लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल लोड। वर्टिकल लोड का मतलब क्या है? जो सेल्फ वेट है। सी आंसर हो जाएगा, पहले डिस्कस किया था। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनेस इज लिमिटेड टू, मिनिमम स्पेसिंग जो पुराने कोड में होती थी dy3, ठीक है, डेप्थ ऑफ गर्डर डी है या डेप्थ ऑफ वेव बोल दीजिए, दैट इज डी, तब स्पेसिंग जो है इससे कम नहीं होनी चाहिए। और मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए, मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करें तो इसके लिए भी लिख लेना पुराने कोड में, इट इज 1.5 टाइम्स डी, ये मिनिमम स्पेसिंग, मैक्सिमम कितना? 1.5 टाइम्स डी, लिख लीजिए ये भी। यस, 1/3 मतलब 0.33 ही हो गया वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, बियरिंग स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड एट द सपोर्ट्स, ठीक है, सपोर्ट्स में तो प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट्स में जो प्रोवाइड करते हैं उनको एंड बियरिंग स्टिफनर्स बोल देते हैं। फिर सेकंड है द मिड स्पान, मिड स्पान पे जरूरी नहीं है, जहाँ पे पॉइंट लोड होगा वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं। सी देखिए, तीसरा ऑप्शन देखिए, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर इंटरमीडिएट बियरिंग स्टिफनर्स हम प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। कौन सा हो गया? ठीक है, सी आंसर हो गया। फाइन, किसी को डाउट हो तो पूछिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, रिविट्स कनेक्टिंग फ्लेंज एंगल्स टू कवर प्लेट्स इन अ प्लेट गर्डर आर सब्जेक्टेड टू, जो रिविट्स फ्लेंज एंगल्स में कवर, फ्लेंज एंगल्स से कवर प्लेट्स को कनेक्ट करती है, उन पर क्या क्या अप्लाई होता है? ए ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स, बी है वर्टिकल लोड, सी है बोथ, डी है नन ऑफ दीज। बताइए, इन पर केवल हॉरिजॉन्टल शियर अप्लाई होगा, ठीक है, फ्लेंज एंगल से कवर प्लेट्स को कनेक्ट किया तो वहां पे केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई होगा। डायग्राम बनाया था पहले, तो वहां से आप देख सकते हैं। 15 देखिए, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनेस अभी बताया 1.5 डी होता है, जस्ट लिखवाया आपको। 16, the moment of inertia of the pair of vertical stiffeners about the center line of the wave should not be less than, तो ये कोडल प्रोविजन है, ओल्डर कोड का, सारा कोड में मिल जाएगा। दिस इज ऑप्शन सी, ठीक है। वैसे अब नहीं पूछा जाता, पहले बहुत बार पूछते थे, लेकिन ये ओल्डर कोड की रिकमेंडेशन है, तो आप स्किप भी कर सकते हो इनको, या फिर याद कर लीजिए ना, सीधा सीधा कोड में गिवन है, WSM वाले कोड में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, the connection of intermediate vertical stiffness to the wave not subjected to external loads shall be designed for a minimum shear force, ठीक है, ये भी कोडल प्रोविजन है, ओल्डर कोड में सारा ये WSM का है, जो भी रिलेशन है, तो डायरेक्टली आप याद कर लेना या स्किप कर सकते हो, अब नहीं पूछते, पहले बहुत बार रिपीट होते थे। देन क्वेश्चन नंबर 18, when vertical intermediate stiffeners are subjected to bending moments due to eccentricity of vertical loads, their moment of inertia is increased by, ठीक है, कोडल प्रोविजन अगेन, बी आंसर,
ठीक है, सीधा कोड में गिवन है, WSM वाले कोड में मिलेगा। धनंजय देखिए कि जो WSM के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि ठीक है कंप्रेशन मेंबर तक पूछ लिया, लेकिन उसके बाद नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, बात के टॉपिक से नहीं पूछते पहले के भी, इसलिए कि वहां पर जो क्वेश्चन है वो सारी कॉमन बुक्स में WSM के क्वेश्चन है तो वहां से पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, a welded steel plate girder consisting of two flange plates of 350 mm by 16 mm and a wave plate of 1000 mm by 6 mm required। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। सर क्वेश्चन स्टेटमेंट भी पूरा पढ़ लिया करो, पूरा ही पढ़ा है भाई, पढ़ा तो पूरा ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए सेम न्यूमेरिकल हमने कल डिस्कस किया था जस्ट लास्ट क्लास में, लास्ट वाला छूट गया। लास्ट वाला बताया ना बी आंसर। देखिए 19 देखिए सेम न्यूमेरिकल हमने कल डिस्कस किया था, कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, ये डायमेंशन दी वेब की और किसकी, फ्लेंज की। तब पूछा कि क्या कौन से स्टिफनेस रिक्वायर्ड होंगे, तो हमने देखा था कि इसके लिए डी बाई टी निकाल लिया था हमने। डी बाई टी रेशियो देखिए डेप्थ ऑफ वेव और ये थिकनेस ऑफ वेव का रेशियो। डेप्थ ऑफ वेव कितना है 1000 mm, 1000 अपॉन थिकनेस ऑफ वेव इज 6 mm, तो ये कितना 166.6 विच इज लेस देन कितना, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 85। 85 से कम होता ये रेशियो तो कोई स्टिफनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये आंसर हो जाता। अगर ये रेशियो 85 से ज्यादा है लेकिन 200 से कम है तो उस केस में क्या होगा कि हमें वर्टिकल स्टिफनेस की रिक्वायरमेंट होगी, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनेस की। लेकिन ये रेशियो 200 से ज्यादा है तो उस केस में हमें हॉरिजॉन्टल स्टिफनर और प्लस वर्टिकल स्टिफनर दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये 200 से तो कम है लेकिन 85 से ज्यादा है, 85 से ज्यादा है तो फिर उस केस में इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर की रिक्वायरमेंट होगी, 200 से कम है तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम क्वेश्चन कल डिस्कस किया था, क्राइटेरिया सारा लिखवाया था मैंने। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, सेम डिक्टो सेम है, सारा क्राइटेरिया लिखवा चुका मैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 20, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड इन प्लेट गर्डर्स टू। ठीक है, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स हम प्रोवाइड क्यों करते हैं? ए ऑप्शन है टू एलिमिनेट द वेब बकलिंग, बी है टू एलिमिनेट द लोकल बकलिंग, टू ट्रांसफर द कॉन्सेंट्रेटेड लोड, टू प्रिवेंट द एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। बताइए इंटरमीडिएट वर्टिकल डिफ्लेक्स जो स्टिफनर्स है इनको हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन ठीक है, बेटर ऑप्शन कौन सा? टू एलिमिनेट द लोकल बकलिंग। ओके, कुछ डाउट तो पूछिएगा। जो वेब बकलिंग जो वेब क्रिपलिंग हो रही थी, ठीक है, पॉइंट लोड के कारण, तो उसको हमने लोकल बकलिंग बोला था, और जो वेब बकलिंग थी किसे बोला था हमने? कंप्रेशन बकलिंग को। 21, the thickness of wave for unstiffened plate girder with clear distance d between the flanges shall not be less than। बताइए 21 डिस्कस कर चुके हम, बताया था मिनिमम थिकनेस इतनी होनी चाहिए। देन अगला टॉपिक है रूफ ट्रस। रूफ ट्रस, द रेंज ऑफ इकोनॉमिकल स्पेसिंग L/3 से L/5 होती है। सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम परमिसिबल स्पान ऑफ एस्बेस्टस सीमेंट सीट। ऐसी सीट जो है इनके लिए मैक्सिमम परमिसिबल स्पान पूछा है, तो कोड में सीधा गिवन है, ओल्डर कोड में 1680। ठीक है, नहीं पता हो तो नोट कर लेना, इट इज 1680, डायरेक्टली कोड में गिवन है। ओके, एसी सीट के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्मली द एंगल ऑफ रूफ ट्रस विद एस्बेस्टस सीट शुड नॉट बी लेस देन। सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था, बताइए आंसर।
सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था, आंसर बताइए। शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री एसी सीट के लिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, to minimize the total cost of a roof truss, the ratio of the cost of truss to cost of purlin shall be, बताइए। सेम क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये रेशियो हम 2 लेके चलते हैं, मतलब जो पल्लिन की कॉस्ट है उसको हम ट्रस की कॉस्ट का आधा रखने की कोशिश करते हैं, ये मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन होगी। सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जनरली द पर्लिन्स आर प्लेस्ड एट द पैनल पॉइंट सो एज टू अवॉइड, तो राफ्टर में बेंडिंग मोमेंट को अवॉइड करने के लिए हमें प्रोवाइड करते हैं पर्लिन्स को, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं एमसीक्यू में, सेम क्वेश्चन था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, इन द सिंप्लीफाइड डिजाइन ऑफ एंगल आयरन पर्लिन्स की डिजाइन की बात कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग assumptions would not be valid, कौन सा assumption valid नहीं होगा। ए है लोड कंपोनेंट एक्टिंग नॉर्मल टू द स्लोप इज कंसिडर्ड, बी है बेंडिंग मोमेंट अबाउट द माइनर एक्सिस इज कंसिडर्ड, ठीक है, ये करेक्ट है। बेंडिंग मोमेंट हमेशा माइनर, देखो पर्लिन क्या है, बीम ही तो है, और बीम की डिजाइन में हम क्या करते हैं, जो माइनर एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट होता है उसे कंसिडर करते हैं। सिक्स डिस्कस नहीं हुआ है, हाँ तो अभी डिस्कस इसलिए तो किया, ठीक है। पर्लिन की डिजाइन के लिए पूछ रहा है कौन सा अजम्पशन वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये अजम्पशंस में ये देखिए, ये 4 जो है ना, ये अजम्पशंस लिखे हैं, ठीक है। कोडल प्रोविजन से ए देखिए, लोड कंपोनेंट एक्टिंग नॉर्मल टू द स्लोप इज कंसीडर्ड, सी देखिए अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट रिड्यूस्ड, डी है स्लोप ऑफ द रूफ शुड नॉट एक्सीड 30 डिग्री। ये वुड भी वैलिड आएगा, ठीक है। वुड नोट की जगह वुड कर लेना इसको, ठीक है, वुड नोट की जगह इसको वुड कर लेना, ठीक है। तो माइनर एक्सिस के अबाउट हम कंसीडर करते हैं, ओके फाइन। पर्लिन की डिजाइन की बात की, पर्लिन क्या है, बीम का टाइप है, बताया था पर्लिन क्या है, एज अ बीम हम डिजाइन करते हैं, बीम को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बीम को जब डिजाइन करते हैं माइनर एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट को कंसीडर करना होता है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओके। देन अगला टॉपिक है प्लास्टिक एनालिसिस, ओके। पहला क्वेश्चन देखिए, इन द टी सेक्शन शोन इन फिगर all dimensions are given in mm, the distance of plastic neutral axis from the top is, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस किसे मानते हैं, मैंने बताया भी था और लिखवाया भी था कि प्लास्टिक एनालिसिस में न्यूट्रल एक्सिस किसे मानते हैं, वो एक्सिस जो पूरे सेक्शन को या सरफेस को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, दैट इज इक्वल एरिया एक्सिस, ठीक है। ठीक है, ये कुछ टी सेक्शन दिया है, ये कुछ टी सेक्शन गिवन है और इसकी प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस पूछ रहा है। तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कौन सी एक्सिस होगी, जो पूरी सरफेस को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर दे, ठीक है। सपोज ये एक्सिस मान लेता हूं, दिस इज सपोज द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, या इक्वल एरिया एक्सिस बोल देते हैं, इक्वल एरिया एक्सिस, इसको हम न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे प्लास्टिक एनालिसिस में, क्लियर, ओके। डायमेंशंस देख लेते हैं, डायमेंशंस इसकी दिए 40 mm, 50 ये दिया, 10 10 ये, ठीक है। तो ये डायमेंशंस भी गिवन है इसकी, ये 40 mm, ये वाली डायमेंशन है 50 mm, ये 10 और ये भी, सॉरी ये 10 है और ये 40 है, ये 40 और ये 50 है, ये 40 है, ओके। ये डायग्राम दिया है,
तो सपोज मान लेते ये लोकेशन जो है इसकी, ये मान लेते कि टॉप से पूछिए ना, तो इसको टॉप से एक्स डिस्टेंस पे मान लेते हैं। टॉप से अगर ये एक्स डिस्टेंस पे, तो बॉटम से कहाँ पे हो गई, पूरी डिस्टेंस देखिए यहां से यहां तक, टॉप से बॉटम तक कितना, ये कितना 10 प्लस ये कितना 50, तो टोटल जो डेप्थ हो गई पूरे टी सेक्शन की कितनी 60 हो गई, 50 प्लस 10 दैट इज 60, टोटल 60 है, उसमें से एक्स ये हो गया, तो ये कितना बचा 60 माइनस एक्स, दिस इज 60 माइनस एक्स। ठीक है, अब जब ये इक्वल एरिया एक्सिस है, देन एरिया ऑफ पोर्शन 1, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन 1 बोल रहा हूँ, नीचे 2 बोल रहा हूँ, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पोर्शन 2। ओके, अब पोर्शन 1 का एरिया देखिए, एक तो ये फ्लेंज वाला पार्ट प्लस ये कुछ वेव वाला पार्ट, फ्लेंज वाला पार्ट का एरिया कितना 40 गुना 10, ठीक है, फ्लेंज वाला पार्ट ये रेक्टेंगुलर है 40 इंटू 10, 40 इंटू 10 ये पहले पोर्शन का एरिया, इसमें वेव का एरिया भी कंसिडर करना है, तो ये कितना बचा बताइए, पूरा x था, ये 10 था, तो ये x माइनस 10 बच गया, तो इस वेव वाले पोर्शन का एरिया कितना x माइनस 10 इंटू 10, ये थिकनेस कितनी 10, x माइनस 10 इंटू 10, ऐसा ये पहले पोर्शन का एरिया होगा। इज दैट क्लियर, किसी को डाउट तो पूछिए। ये इक्वल एरिया एक्सिस है, तब दोनों पोर्शंस का एरिया बराबर होगा, वो कंडीशन यूज की a1 इक्वल टू a2, ठीक है, पहला पोर्शन ये न्यूट्रल एक्सिस ऊपर होगा, नीचे दूसरा पोर्शन, हमने माना कि न्यूट्रल एक्सिस जो है वो टॉप से x डिस्टेंस पर है, क्योंकि यही पूछा था, ठीक है, तो ये फ्लेंज का एरिया कितना 40 इंटू 10, और ये वेव वाला एरिया कितना, ये x माइनस 10 बच गया, पूरा x था, ये 10 है, तो ये x माइनस 10 इंटू ये थिकनेस कितनी 10, तो x माइनस 10 इंटू 10, दिस इज द एरिया ऑफ वेव ऑफ पोर्शन 1, ठीक है, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पोर्शन 2, पोर्शन 2 का एरिया ये बोला, ये पोर्शन 2 है, दिस इज पोर्शन 1, तो ये कितना 10 इंटू ये कितना 60 माइनस एक्स, 10 इंटू 60 माइनस एक्स, सोल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, वही पूछा था, ठीक है, कितना आ गया ये 400, तो ये हो गया माइनस 10x ये हो गया, माइनस सॉरी प्लस 10x ये 100 इक्वल टू 600 माइनस 10x, ठीक है, देख लीजिए इसे कितना आ रहा है 20x ये हो गया इक्वल टू 700, और ये कितना 1100, बताइए कितना आ रहा है, आंसर बताइए इसका। तीन सौ, तो x कितना 300 बाई 20, दैट इज इक्वल टू कितना 15 mm। देखिए ऑप्शन, ठीक है 15 mm आ रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो पूछिए और नोट कीजिए इसे, कुछ डाउट तो पूछना।
ओके, नोट किया आप लोगों ने? ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें। इसमें किसी को डाउट तो पूछिए, सिंपल सा लॉजिक था। ओके फाइन। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस विल हैव द लार्जर शेप फैक्टर। रेक्टेंगल का होता है 1.12 या 1.14 के अबाउट, ठीक है। आई सॉरी रेक्टेंगल का 1.5 होता है, आई सेक्शन का 1.12 से 1.14 1.15 के अबाउट होता है, ठीक है। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का कितना 1.69 या 1.7 बोल देते हैं, दिस इज 2। तो मैक्सिमम किसका, डायमंड सेक्शन का। थर्ड देखिए, द शेप फैक्टर फॉर अ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन कितना होता है, 1.69 या 1.7 बोल देते हैं, सी आंसर हो जाएगा। सर्कुलर सेक्शन का बोला है कितना होगा, 1.7। ओके देन क्वेश्चन नंबर 4, लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज, कहीं बताया था मैंने जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लोड फैक्टर डिस्कस किया था, इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड टू वर्किंग लोड, ठीक है। ऐसे हम डिफाइन करते हैं लोड फैक्टर जो है, दैट इज इक्वल टू अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड। ओके देन क्वेश्चन नंबर 5, शेप फैक्टर इज अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करती है, सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था, केवल ज्योमेट्री ऑफ दिस सेक्शन पर डिपेंड करती है, आंसर सी। सेम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है, इसको एक्सप्लेन भी किया था मैंने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जेडपी बोला हमने, टू इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। बताइए रेशियो कितना होगा, डिस्कस किया था मैंने, इसको एक्सप्लेन भी किया था कर्व बना के, ठीक है। और ये बताया था कि ये जो रेशियो है इसको हम शेप फैक्टर बोलते हैं, और ये रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि जो इलास्टिक कंडीशन अचीव हुई थी ना, उसके बहुत बाद की कंडीशन ये वाली है। तो जो ये बाद वाली कंडीशन है, प्लास्टिक कंडीशन जो है, उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा हमेशा, ठीक है। हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। इसको मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया था। सो दिस रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, विच इज ऑप्शन सी। फाइन। ओके तो ये गुप्ता एंड गुप्ता के जितने क्वेश्चन आपके काम के थे, ठीक है, वो सारे कंप्लीट है। ओके अब इसके अलावा कोई आपका डाउट है तो मुझसे पूछिए, और भी कोई डाउट हो आपके तो आप पूछ सकते हैं। थैंक गॉड हो गया कंप्लीट, आंखों में आंसू आ गए, वेरी गुड। सर नंबर, आज लास्ट क्लास है क्या, और या और भी होगी? देखो गुप्ता एंड गुप्ता तो कंप्लीट है, कल का आपको पता लग जाएगा जैसा भी होगा, अभी मुझे भी क्लियर नहीं है, ठीक है। जो भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बता दीजिए कुछ पूछना हो।
डाउट्स हो। अदर सब्जेक्ट का आपको मैनेजमेंट से ही इंफॉर्मेशन होगी, मुझे भी नहीं पता शेड्यूल का, ठीक है, तो वो तो इंफॉर्मेशन आपको मैनेजमेंट से मिल जाएगी। आरसीसी आप ही लेना सर। सर आपके साथ क्लास में बहुत अच्छा लगा, आपकी स्पीड परफेक्ट है। आपको लग रहा होगा स्पीड अच्छी है, लेकिन स्टार्टिंग में सोचोगे हमने कितना टाइम लिया था, तो हमने सारा सब कुछ सीखने के बाद स्पीडली सब कुछ कवर किया। ओके तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे इस फील्ड में मैं 2011 से टीचिंग में हूँ और आई एम द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो एक एक्सपीरियंस है मेरा कि काफी एग्जाम हुए 2011 से लेकर अभी तक, काफी एग्जाम हुए। पीडब्ल्यूडी का 2012 में एग्जाम हुआ जेई का, उसके बाद 2013 में डब्ल्यूआरडी जेई का हुआ, 2015 में हुआ, 2016 में हुआ, ठीक है। काफी जो एग्जाम्स हुए, एक चीज जो मुझे लगती है कि जो प्रैक्टिस है ना उसी से सिलेक्शन होता है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा है कि जो मैक्सिमम बच्चे वो अभी प्रैक्टिस के टच में नहीं है। हो सकता है वो घर पर पढ़ाई कर रहे हो लॉकडाउन में, लेकिन वो प्रैक्टिस के बहुत अच्छे से कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। केवल प्रैक्टिस करके भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, ये अज्यूम कर लेना, केवल प्रैक्टिस करके भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो दो चीजें करना, एक तो अब सिलेबस जल्दी आने वाला है आरएसएमएसएसबी का, बहुत जल्दी सिलेबस आ जाएगा आरएसएमएसएसबी का, ओके। तो आपको कुछ कंफ्यूजन रहेगा नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है कौन सा छोड़ना है। फिर भी आप क्या करते रहिए कि थ्योरी पढ़ो या मत पढ़ो, आप सीधा प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने स्टिल कभी नहीं पढ़ी, उसके बाद भी सेशन अटेंड किया और ऑलमोस्ट उनको सब कुछ समझ में आया, ठीक है। तो होता ही है ना कि ठीक है आप मेंटली प्रिपेयर होते हो कि जो नहीं आया उसको हम रट लेंगे, एक मेंटलिटी वो होती है क्योंकि कोडल प्रोविजन से मैक्सिमम। अच्छा ओके, तो देखिए ये चीज बहुत इफेक्टिव है, ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे और टीचर ने ईमानदारी से आपसे डिस्कशन किया तो कोई क्वेश्चन क्लास नोट से या जो भी डिस्कशन है उससे बाहर नहीं जाएगा, ये आप अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो आपको बहुत लिमिटेड मैटर पे कमांड करनी होती है। हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, एमसीक्यू बुकलेट इंजीनियर्स एकेडमी की, जिसमें ऑल इंडिया के स्टेट एई और जेई के क्वेश्चंस थे, तो बहुत सारी वेरायटी वहां पर कवर हो गई। उसके बाद एसएससी जेई के क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था रिपीटेशन था, लेकिन ठीक है कॉन्फिडेंस गेन होता है। इसके बाद गुप्ता एंड गुप्ता, अब ये 3 बुक सोल्व करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और बुक करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रिपीटेशन ही होना है। आपने देख लिया होगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट थे। अभी आज हमने गुप्ता एंड गुप्ता सोल्व की, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट थे, ठीक है। हमने एसएससी जेई के क्वेश्चन सोल्व किए लास्ट 2 क्लास में, वहां पर मैक्सिमम पार्ट रिपीटेशन था और एमसीक्यू में आपने बहुत कुछ नया सीखा था। तो अब ये सोचिए कि आप जितनी ज्यादा बुक सोल्व करोगे तो रिपीटेशन बढ़ता जाएगा, तो अब और सोल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा बता रहा हूँ, जो आपने मैटर्स पढ़ा है, 2-3 बुक जो भी सोल्व की, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है नंबर ऑफ टाइम्स। साथ में हमें नॉन टेक भी फोकस करना है अभी से, ठीक है। तो सिलेक्शन कभी रुक नहीं सकता। अगर अभी से आप ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस गेन होगा ना, अभी स्टिल में यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे कि हाँ ठीक है ये पता है मुझे, ये आंसर होगा। बस वही कॉन्फिडेंस चाहिए, अभी से प्रैक्टिस करते रहिए और नॉन टेक भी पढ़ना। सर हम भी यही चाहते कि आप ये आरसीसी लो, आरसीसी एंड टॉस। देखिए जो भी होगा क्लास लगेगी मेरी, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा होगा वो मुझे भी नहीं पता, शेड्यूल का भी मुझे कुछ भी क्लियर नहीं है, तो जो भी होगा लग जाएगा। प्लीज सर मेरी बात सुनना जरूर, देखिए सर के हाथ में तो नहीं है, लेकिन क्लास तो लगेगी मेरी, ओके। और कोई भी इशू आपके पास या कहाँ से क्या पढ़ना है वो सारा, अगर कुछ इशू हो तो आप मुझसे मुझसे नंबर आपके पास है, बात कर सकते हो। क्लास में मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज आप छोड़ देना, तब मैं बात कर पाऊंगा, ओके। और भी किसी सब्जेक्ट में आपको डाउट्स हो या कुछ पूछना हो, कोई एग्जाम के क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, लिमिटेड मेथड पे प्रैक्टिस कीजिए जहाँ पे सारी वेरायटी कवर हो जाए, उसके बाद रिपीटेशन होता है, तो वहाँ पे और भी सब्जेक्ट्स में डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, या और कुछ आपको इन जनरल पूछना हो वो भी आप पूछ सकते हैं, ओके। तो ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट जो भी शेड्यूल होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, थैंक यू।